अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसा कि साइबरमैक्स से हमने एक न्यू कोर्स स्टार्ट किया हुआ था डेटाबेस सिस्टम के नाम से, जिसमें हम एमएस एक्सेस के प्रैक्टिकल्स को देख रहे थे। ठीक है, तो अभी तक एक लेक्चर अपलोड हो चुका है। अभी तक आपने वो एक्सेस नहीं किया तो कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा प्लेलिस्ट का, तो उसको एक्सेस कर लेना है। ये स्क्रीन पर भी आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने एमएस एक्सेस का इंट्रोडक्शन देखा, उसमें टेबल बनाना, फिर उसका फॉर्म बनाना, फिर उसकी रिपोर्ट बनानी, फिर उसका नेविगेशन बार बनाना, फिर स्विच बोर्ड बनाना उसको, वो हमने कंप्लीट सीखा लेक्चर नंबर 1 में। तो आज है लेक्चर नंबर 2 यानी कि लैब 2। आज के लेक्चर में हम क्या सीखेंगे? आज हम देखेंगे एसक्यूएल की क्यूरीज को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं एक्सेस के अंदर। ठीक है, अब क्यूरीज क्या होती हैं पहले हम वो समझेंगे, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली सोल्व करके देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो मैं चलता हूं, आपको लेके चलता हूं स्लाइड के ऊपर। तो यहां पर एसक्यूएल क्यूरीज को हम देखते हैं अच्छी तरह। ठीक है, तो एसक्यूएल क्यूरीज क्या चीज है? मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल इस तरह से ले कि ये कुछ ऑर्डर्स वर्ड है। ऑर्डर वर्ड मतलब जिस तरह हम किसी को ऑर्डर देते हैं, हम किसी को कहते हैं खड़े हो जाओ, तो हम क्या कहते हैं? स्टैंड अप। हमने क्या वर्ड यूज किया? स्टैंड अप। यानी हम किसी को कहते हैं खड़े हो जाओ तो वो अगला बंदा खड़ा हो जाता है। ठीक है, मैं किसी को कहता हूं सिट डाउन, तो क्या है? मैं उसे कह रहा हूं कि बैठ जाओ। अब ये जो वर्ड यूज हो रहा है ना, सिट डाउन, ये क्या चीज है? ये क्यूरी है। यानी क्या है? ये कमांड है कि मैं किसी को कह रहा हूं कि भाईजान सिट डाउन, तो वो सिट डाउन हो रहा है। तो ये सिट डाउन जो क्यूरी है, इसका मकसद ये है कि सिट डाउन की क्यूरी जब भी यूज होगी तो अगला बंदा बैठ जाएगा। सीट स्टैंड अप की क्यूरी जब यूज होगी तो अगला बंदा खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो क्यूरीज क्या चीज है? ये कुछ कमांड्स हैं जो कि किसी भी ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, तो ये एसक्यूएल कमांड्स कहते हैं, इसे एसक्यूएल क्यूरीज कहते हैं, यानी स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है एक, उसमें ये क्यूरीज हैं जो कि यूज हो रही है एक्सेस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम एसक्यूएल मैनेजमेंट सिस्टम जब हम कंप्लीट पढ़ेंगे तो उसमें भी इन क्यूरीज को यूज करेंगे। तो फिलहाल इतना समझ लें कि ये कुछ कमांड्स हैं जो कि हमें हेल्प करती हैं कोई काम करवाने के लिए। ठीक है, हम यूजर हैं, जो कंप्यूटर है उसके अंदर क्या पड़ी हुई है? डेटाबेस है। अब हमने यूजर ने डेटाबेस से कोई चीज निकलवानी है या कोई चीज एंटर करवानी है, तो कोई उसको बताने वाला तो हो ना। डेटाबेस को समझ कैसे आएगी कि ये मुझसे कह रहा है कि डाटा रिमूव करो या डिलीट करो? तो उसके लिए हम क्यूरीज लिखते होते हैं। ठीक है, अब क्यूरीज का सिंटैक्स जिस तरह लैंग्वेजेस होती हैं, जिस तरह हम कोडिंग करते हैं कि ए में वैल्यू स्टोर करवाने के लिए किस तरह लिखते थे? ए इंट ए इज इक्वल टू 0, तो क्या होता था? एक वेरिएबल के अंदर 0 चला जाता था। ये क्या चीज है? ये कोड लिखते होते थे। इसी तरह इसमें भी लिखेंगे कि कुछ टेबल्स दिए होंगे हमारे पास, जिस तरह लेक्चर नंबर 1 में हमने टेबल और फॉर्म बनाया था। उस टेबल में से यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्यूरीज को यूज करते हुए हम डाटे को वहां से बाहर निकालेंगे और डाटे को इंसर्ट भी करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये समझ, यहां पर आपको नजर आ रहा है कि एसक्यूएल क्यूरीज एंड विद सेमीकोलन, कि जब भी क्यूरीज लिखनी है, एक क्यूरी खत्म होती है तो उसके लास्ट में सेमीकोलन आना है। और ये कि एसक्यूएल क्यूरीज केस इनसेंसिटिव, यानी आप क्यूरी को कैपिटल में भी लिख सकते हैं और स्मॉल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली कोशिश करें कि आप कैपिटल में लिखें। ठीक है, तो उसके बाद क्या है? कीवर्ड्स इन एसक्यूएल आर नोन एज क्लासेस। ठीक है, यानी एसक्यूएल की जो क्यूरीज हैं उसे हम क्लासेस भी कहते हैं। इतना ये सिंपल, ये 3 कॉन्सेप्ट याद रख लें। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहां पर देखिए कुछ क्यूरीज की एग्जांपल दी हुई है। अब वो कह रहा है स्ट्रक्चर ऑफ सिलेक्ट स्टेटमेंट। अब सिलेक्ट की क्यूरी किस लिए यूज होती है? सिलेक्ट की क्यूरी यूज होती है कि हमारे सामने कोई टेबल है, हमने उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो आप चाहें तो कंप्लीट कोई भी चीज सिलेक्ट तो करनी पड़ेगी ना। मिसाल के तौर पर आपके सामने 20-30 टेबल हैं बने हुए। ठीक है, एक में स्टूडेंट का डाटा है, एक टीचर का, तो सबसे पहले हमें सिलेक्ट तो करना पड़ेगा ना कि कौन सा टेबल लेना है भाईजान। ठीक है, और उसका कौन सा कॉलम नंबर लेना है, तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, कौन सी क्लॉज यूज होती है यहाँ पर? सिलेक्ट की। ठीक है, ये कैपिटल में लिखा हुआ है तो आपने इसी तरह लिखना है सिलेक्ट। उसके बाद आपने यहाँ पर कॉलम की लिस्ट लिख देनी है, या अगर आप चाहते हैं कि पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाए तो आप यूज करते होते हैं स्टैरिक। ठीक है, जो मल्टीप्लाई का साइन भी जिसे कहते हैं। तो अगर आप स्टैरिक यूज करते हैं तो वो कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट कर लेगा। ओके, लेकिन अगर आपने किसी स्पेसिफिक कॉलम को सिलेक्ट करना है तो आप उस कॉलम का जो ऊपर टाइटल दिया हुआ है वो लिखेंगे। मिसाल के तौर पर एक टेबल बना हुआ है, उसके ऊपर सब्जेक्ट्स हैं, एक में मार्क्स हैं, तो ऊपर आप सब्जेक्ट्स लिखेंगे तो वो पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेगा, यानी सिलेक्ट सब्जेक्ट लिखेंगे। ये हम प्रैक्टिकली अभी करके देखेंगे, ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। उसके बाद फ्रॉम यूज करना है। फ्रॉम का क्या मतलब है? फ्रॉम का मतलब है सिलेक्ट कॉलम लिस्ट। सिलेक्ट कर लिया कौन सा कॉलम, लेकिन करना कहां से है? कौन से टेबल से करना है?
उसके लिए फ्रॉम फिर उस टेबल का नाम लिखेंगे, ठीक है। ओवरऑल टेबल का नाम मिसाल के तौर पर रिकॉर्ड्स है, उसमें से मैंने सेलेक्ट करने हैं टीचर्स, मैं करूंगा सिलेक्ट टीचर्स फ्रॉम और टेबल का नाम कि इस वाले टेबल से मुझे टीचर वाला कॉलम चाहिए, ठीक है। और अगर आपको स्पेसिफिक कंडीशन लगाना चाह रहे हैं कि ये वाला टेबल इसका ये वाला कॉलम और कॉलम में से कौन सा आपने एलिमेंट उठाना है वो आप यहां पर बता सकते हैं। वो कैसे, वेयर के अंदर यहां पर आप कंडीशन लगा सकते हैं कि वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 101, ठीक है। यानी आप सिलेक्ट करो, कोई स्टूडेंट सिलेक्ट करो रिकॉर्ड के टेबल में से जहां पर वेयर जहां पर उसका रोल नंबर 1 हो, ठीक है। तो ये कंडीशन लगाने के लिए वेयर यूज होता है, फिलहाल इतना समझ लें। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट भी इसी तरह ये यूज हो रहा है। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये हमारे सामने क्या है, एक टेबल बना हुआ है, ठीक है। और यहां पर ये इसकी क्यूरी लिखी हुई है, ये देखें। अब सिलेक्ट स्टैटिक है, अब यहां पर तो कॉलम का नाम आना चाहिए था। स्टैटिक का क्या मतलब है, स्टैटिक का मतलब है तमाम जो भी टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं तमाम को सिलेक्ट कर लो। तो ये कॉलम आईडी को भी सिलेक्ट कर लेगा, लास्ट नेम को भी सिलेक्ट कर लेगा, फर्स्ट नेम, टाइटल, टाइटल ऑफ कर्टिसी, उसके बाद यहाँ पर बर्थ डेट, ये तमाम कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेगा, यानी पूरे टेबल को। फ्रॉम के बाद हम क्या लिखते होते थे, टेबल का नाम, कि कौन से टेबल में से। तो टेबल का नाम यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉयज है, ठीक है। आपको टेबल का नाम दिया होगा तो वो आपने लिख देना है, यानी एम्प्लॉयज नाम का एक टेबल है, उसमें से सिलेक्ट क्या करो, स्टैटिक, यानी तमाम कॉलम सिलेक्ट कर लो। ये थी स्टैटिक की क्यूरी। इसके बाद अगर कोई स्पेसिफिक कॉलम आपने सिलेक्ट करना है तो तब आप क्या करेंगे, तब आप इस तरह से यूज करते हैं, सिलेक्ट उसके बाद उस कॉलम का नेम, ठीक है। अगर आपने एक कॉलम लिखना है तो उस कॉलम का नेम। मिसाल के तौर पर ऊपर चलते हैं वापस, तो ऊपर क्या था, ऊपर जिस तरह ये देखें कितने कॉलम्स हैं, एक है एम्प्लॉय आईडी, लास्ट नेम, एक फर्स्ट नेम। तो इसी तरह आपने उनके नाम लिख देने जो आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूं सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट कर लो वाला पूरा कॉलम, उसमें से लास्ट नेम सिलेक्ट कर लो, उसके बाद टाइटल जितने हैं वो सिलेक्ट कर लो। कहां से, एम्प्लॉय नाम के टेबल से, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, यहां पर भी उसने यही किया। ये देखें जैसे ये क्यूरी चलेगी तो उसने हमारे सामने क्या ला के रख दिया, एम्प्लॉय की आईडी, लास्ट नेम और टाइटल, क्योंकि ये तीनों चीजें हमने कहा थी कहां से, एम्प्लॉय नाम के टेबल से, ओके। अब और नेक्स्ट चलते हैं, एसक्यूएल क्यूरी सिलेक्ट शोइंग कॉलम्स। अब वो कह रहा है कि शो ऑल कॉलम्स ऑफ क्लाइंट टेबल, तो उसके लिए वही बात जो मैंने पहले बताई कि सिलेक्ट स्टैटिक यूज करना होगा आपको, ठीक है। ये स्टैटिक का कॉन्सेप्ट यूज करना है आपने, और फ्रॉम क्लाइंट यानी क्लाइंट के टेबल में से। वो कह रहा है ये उसने कमांड दी है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये क्यूरी है। क्यूरी यानी ये सिंटैक्स है एसक्यूएल का, ये नॉर्मल है। मिसाल के तौर पर ये मुझे कोई कस्टमर आके कह रहा है कि शो ऑल कॉलम्स ऑफ क्लाइंट टेबल, कोई ऐसी क्यूरी लिखो जो क्या करे, क्लाइंट के टेबल में से तमाम कॉलम्स को सिलेक्ट कर ले। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले सिलेक्ट करना है सिलेक्ट स्टैटिक। इसने क्या कर दिया, ऑल कॉलम को सिलेक्ट कर दिया। आगे क्या है, क्लाइंट टेबल में से, तो फ्रॉम क्लाइंट यानी उस टेबल का नाम लिखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद क्या है, शो ऑल कॉलम्स ऑफ ट्रेनर टेबल। अब वही चीज के सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ट्रेनर टेबल यानी ट्रेनर का टेबल, तो फ्रॉम ट्रेनर कर देंगे, ठीक है। ये समझ आ गई। उसके बाद वो कह रहा है शो फर्स्ट नेम सिटी फ्रॉम टेबल नेम। अब क्या करेंगे, सिलेक्ट फर्स्ट नेम कोमा और उसके बाद क्या करेंगे, सिटी, ठीक है। अब यहां पर आप एक गौर करेंगे कि ये क्या, फर्स्ट नेम के गिर्द, पहले तो जब हमने स्टार्टिंग पर किया था उसमें तो कोई भी इस तरह ब्रैकेट नहीं लगाई थी, ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट नेम को क्यों बंद कर दिया। जब भी किसी भी कॉलम के नेम के अंदर अगर स्पेस वगैरह है तो उसको आपने इस तरह बॉक्स ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है, ठीक है। जिस तरह ये फर्स्ट है ना, उसके बाद स्पेस है, उसके बाद नेम लिखा जा रहा है। अगर होता ना फर्स्ट अंडरस्कोर लगा था, यहाँ पर नेम लिखा था, तो वो फिर एक कंप्लीट वर्ड होना था, फिर आपको कोई भी बॉक्स ब्रैकेट की जरूरत नहीं होनी थी। ये बॉक्स ब्रैकेट आपने तभी यूज करनी है जब आपके पास कॉलम का नेम के दरमियान कोई स्पेसिस वगैरह हो, ठीक है। ये देखिए सिटी है, तो ये तो सिंपल ही वर्ड है, इसके अंदर कोई स्पेस नहीं है, तो इसको हमने वैसे लिख दिया फ्रॉम टेबल। तो अब वो क्या करेगा, फर्स्ट नेम वाला पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेगा और सिटी वाला कर लेगा कहां से, ट्रेनर वाले टेबल से। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि शो फर्स्ट नेम एंड पोस्टल कोड एज कोड। अब इसका क्या मतलब है, एज का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। एज का मतलब होता है, ये आता है एलिस से यानी ये जो नेम है, ये जो नेम वाला कॉलम है, इसे एज अ नेम, यानी जब हमें डिस्प्ले करवाए ना, आउटपुट दे, तो तब वहां पर उसका जो कॉलम का टाइटल है वो नेम कर देना, ठीक है। यानी है वही, यानी फर्स्ट नेम का एक कॉलम है। हम चलते हैं बैक पर, यहां से वापस चलते हैं ये वाले कॉलम पर। मिसाल के तौर पर ये देखें, यहां पर क्या है कि यहां पर ये देखें लास्ट नेम लिखा हुआ है ना, यहां पर
ये लास्ट नेम है, अगर मैं करता हूँ ना सिलेक्ट उसके बाद लास्ट नेम एज नेम, इसका मतलब है तो ये टेबल में जो हमें टेबल प्रोवाइड किया गया है उसमें तो लास्ट नेम है और इसके अंदर ये डाटा है, लेकिन जब ये क्यूरी चल जाए और हमें आउटपुट मिले तो तब इसका जो टाइटल है वो नेम हो जाएगा अकेला। ठीक है, यानी मैं सिर्फ कॉलम का टाइटल चेंज करने के लिए एज का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं। तो हम चलते हैं नीचे फिर तेजी के साथ। तो एज का कॉन्सेप्ट ऐसे ही है कि आउटपुट के अंदर टाइटल चेंज करने के लिए हम एज का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि कैपिटल नेम की जगह स्मॉल नेम आ जाए, इस तरह पोस्टल कोड की जगह सिर्फ कोड लिखा है, तो तब आपने क्या करना है कि सिलेक्ट पहले उसका ओरिजिनल नेम लिखना है जो कि टेबल के अंदर दिया हुआ है। सिलेक्ट फर्स्ट नेम लिखा, बॉक्स ब्रैकेट के अंदर क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर स्पेस है। उसके बाद आपने लगाया एज, फिर क्या लगाया जो आउटपुट में टाइटल शो करना चाह रहे हैं कॉलम का वो। उसके बाद आपने फिर क्या सिलेक्ट क्या किया, कोमा लगाकर आपने किया पोस्टल कोड वाले कॉलम को सिलेक्ट किया, लेकिन उसका टाइटल किस तरह से डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, सिंपल कोड में से। ठीक है, और कहां से, ट्रेनर में से। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट वो अब देखिए एग्जांपल यहां पर आ जाएगी, वो कह रहा है कि शो क्लाइंट नंबर्स एज रजिस्ट्रेशन नंबर, क्लाइंट नेम एज नेम फ्रॉम क्लाइंट टेबल। अब इसका क्या मतलब है कि क्लाइंट नंबर जो है ये एग्जिस्ट करता है कॉलम किसके अंदर, ओरिजिनल फाइल के अंदर जो हमारी बनी हुई है, लेकिन आउटपुट में हम क्या डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, इस कॉलम का टाइटल रजिस्ट्रेशन लिखा है। उसके बाद यहाँ पर क्लाइंट नेम ओरिजिनल कॉलम है, लेकिन जब आउटपुट आए तो तब उसका टाइटल नेम हो जाए, इसलिए क्लाइंट नेम एज नेम। ठीक है, आप देखते हैं इसका कोड, ये देखिए क्लाइंट नेम एज रजिस्ट्रेशन और क्लाइंट नंबर एज नेम। ठीक है, नंबर ऊपर आएगा, नेम नीचे आएगा, फ्रॉम क्लाइंट कर दिया। अब इसके बाद इसको क्रिएट किस तरह से करना है, अब मैं वो आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि क्रिएट वाले रिबन पे जाना है, उसके बाद आपने एसक्यूएल व्यू पर किस तरह से क्लिक करना है। ठीक है, फिलहाल इतना ही समझ लें। उसके बाद अगर कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन वगैरह अप्लाई करना पड़ गया, यानी आपको पता चल गया कि कोई ना स्टूडेंट का मार्क्स है कॉलम, ठीक है, मार्क्स नाम का है ना एक कॉलम बना हुआ है, मैं कहता हूँ वो मार्क्स नाम का एक कॉलम को सिलेक्ट करो। वो किस तरह से करेंगे, सिलेक्ट और उस कॉलम का नाम लिख दिया, सिंपल। लेकिन मैं एक और चीज चाहता हूँ कि वो जो सिलेक्ट किया है उसमें से जितने भी मार्क्स है ना उसमें 5-5 नंबर ऐड कर दो। तो आपने सिंपल ये जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूनिट प्राइस प्लस 5, तो इसी तरह आपने लिखना है सिलेक्ट मार्क्स +5, तो वो पूरे कॉलम को सिलेक्ट भी करेगा, उसमें 5 को प्लस भी कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट आगे भी वही प्रैक्टिस करवा रहा है हमें कि ये देखें कि बैलेंस के अंदर उसने +100 कर दिया, तो इस तरह से आप एडिशन वगैरह कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं शो कस्टमर नेम बैलेंस ऐड 100 इन, वही चीज़ कि ये नेम और बैलेंस सेलेक्ट करो और उसके बाद बैलेंस में 100 ऐड कर दो। तो हम पहले नेम को सिलेक्ट करेंगे, कस्टमर नेम सेलेक्ट हो गया, उसके बाद बैलेंस सेलेक्ट हो गया, फिर बैलेंस +100 लिखकर हमने एज इंक्रीमेंट बैलेंस, यानी उसको एक नए कॉलम में इंक्रीमेंट नाम के कॉलम में 100 के साथ प्लस करवा के जमा करवा दिया। ठीक है, तो सिंपल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो चलते हैं फिलहाल इसके प्रैक्टिकल पर। अब तो इसके प्रैक्टिकल देखते हैं, बाकी स्लाइड्स अगर रिक्वायर हुई तो हम आगे भी देख लेंगे। ओके, तो चलते हैं यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन पेपर पर आ चुके हैं। ये हमारे सामने क्वेश्चन पेपर है, अगर आपके पास नहीं है तो आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप पर, आप उससे ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उसने कुछ क्या दिया हुए हैं, पहले से टेबल दे रखे हैं, ये देखें टेबल नंबर 1 यहाँ से लेकर टेबल यहाँ तक। ठीक है, क्या दिया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें टेबल दिया हुआ है एक ये, और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक टेबल दिया हुआ है। ये 2 टेबल तो आपको कंपलसरी पहले ड्रॉ करने ही पड़ेंगे, बाद में इस पर एसक्यूएल की क्यूरीज देंगे। लेकिन हो सकता है कि यूजर आपको एक्सेल की फाइल दे दे, तो बजाय कि आप मैन्युअली इसमें से यहाँ से पहले इसका कॉलम सेलेक्ट करें, फिर पेस्ट करें, फिर इसका सेलेक्ट करें, फिर पेस्ट करें, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वो किस तरह से, वो भी आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ से ना मैं एक काम करता हूँ, एक्सेल की फाइल की फिलहाल जरूरत नहीं है, वो नेक्स्ट लैब में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट भी पुट करना पड़ जाए तो वो मैं आपको नेक्स्ट लैब 3 में बताऊंगा। ओके, ये लैब 3 नेक्स्ट आने वाला लेक्चर, तो उसमें हम देखेंगे। फिलहाल इसमें आपने मैन्युअली ही क्या करना है, टेबल पुट कर देना है। अगर यूजर ने आपको पीडीएफ की फाइल वगैरह दी हुई है तो आपने वही करना है जो हमने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था, किस तरह से टेबल क्रिएट करते हैं, आपको बताया हुआ है मैंने कि क्रिएट पर जाना है, यहाँ पर टेबल पर क्लिक करना है, उसके बाद कॉलम्स बनाकर तो उसकी डाटा टाइप सेलेक्ट करके आपने क्या करना है, इस तरह से अपने पास एक टेबल बना लेना है। ठीक है, तो इस तरह से ये टेबल बनता है। अब हम क्या करते हैं, इस पर जो भी उसने कमांड्स वगैरह कही हुई है हम वो अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पर चलता हूँ मैं, सबसे पहला देखते हैं उसने क्या कहा हुआ है।
उसने ये देखें, उसने कहा कि क्रिएट अबव टेबल इन एक्सेस एंड ऐड डाटा इन टेबल। यानी वो सिंपल कह रहा है कि जो ये ऊपर टेबल दिए हुए हैं ना, ये एक्सेस के अंदर बनाओ और उसके अंदर ये डाटा पुट करो। तो वो मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, आपको भी पता है अगर आपने लेक्चर 1 लिया हुआ है कि यहाँ पर क्रिएट में जाकर टेबल पर क्लिक करना है, फिर उसके कॉलम्स का नाम रखना है, उसके बाद सिंपल क्या करना है, आपने इस पर डाटा वगैरह पुट कर देना है, पेस्ट कर देना है, जिस तरह से करना है। अब नेक्स्ट टास्क पर देखते हैं। नेक्स्ट टास्क कह रहा है फॉर्म, यानी क्रिएट 2 फॉर्म्स ऑन टेबल विद 5 बटन। ठीक है, वो कह रहा है कि जो फॉर्म नंबर 2, क्रिएट 2 फॉर्म्स, 2 फॉर्म्स मतलब 2 फॉर्म बनाओ। एक क्या, ये वाला जो टेबल दिया हुआ है इसका एक फॉर्म बनाओ और एक इसके वाला का बनाओ फॉर्म। ठीक है, फॉर्म बनाना भी हमने लेक्चर 1 में देखा हुआ है, तो एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले आपने टेबल सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपने क्रिएट पर क्लिक कर देना है, उसके बाद आपने फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे आप फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म क्रिएट हो जाएगा जो कि कुछ इस तरह से होगा। टेबल, ये हमने एक न्यू टेबल इंसर्ट कर दिया, इसको क्लोज कर देते हैं। टेबल पहले सिलेक्ट रख रहे हैं जिसका फॉर्म बनाना चाह रहे हैं, उसके बाद जाना है क्रिएट पर, उसके बाद फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे आप फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्म वगैरह बन जाएगा। बटन किस तरह से ऐड करने हैं वो भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा ही हुआ है, फिर से बता देता हूं कि यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाएंगे आप डिजाइन व्यू के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर नीचे आ जाना है। ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या करना है, थोड़ी सी जगह बन गई है, यहाँ पर इस हेडर को भी मैं नीचे ले आता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर आपने टेबल रखनी है, तो टेबल के लिए फॉर्म डिजाइन में जाए यहाँ पर। उसके बाद ये देखें बॉक्स, यहाँ पर क्या है, इसका नाम बटन, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसने कहा है 5 बटन ऐड करो, तो आपने कोई भी ऐड कर देने हैं। जैसे आप इस पर पेस्ट करेंगे, इसके बाद ये आपके सामने बॉक्स आएगा कि आप कौन सा बटन ऐड करना चाह रहे हैं। डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस हैं कि आप नेक्स्ट फाइंड करने का बटन ऐड करना चाह रहे हैं, फर्स्ट रिकॉर्ड देखने का, या कौन सा। तो मैं फर्स्ट रिकॉर्ड करके नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ से कमांड 32 इसका नाम है, तो इसको मैं यहाँ से फिनिश कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर वो बटन लग चुका है। इस तरह आप जितने बटन चाहें उतने ऐड कर सकते हैं। इस तरह से मिसाल के तौर पर प्रीवियस रिकॉर्ड का कर देता हूँ यहाँ से इस बार अगर आप चाहते हैं कि इमेज आए, जो कि ऑलरेडी मेरे से डबल क्लिक हो गया, आगे पिक्चर सेलेक्ट था इसलिए यहाँ पर पिक्चर आ गई। अगर आप इसके अंदर कुछ लिखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, इस बार देखिएगा यहाँ पर टेक्स्ट आ जाएगा। ये देखें, देखा, इस बार प्रीवियस रिकॉर्ड नाम का एक टेक्स्ट लिखा आ गया। आप चाहें तो इमेज भी यहाँ पर ला सकते हैं, जिस तरह से ये लगी है। इस तरह से आपने क्या करना है कि 5 बटन ऐड कर लेने, उसके बाद इसको सेव कर देना है। लेकिन फिलहाल मैं इसको सेव नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि ये मैंने पहले से ही फॉर्म बना रखा है। आपको मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, जैसे आप डिजाइन व्यू में काम कंप्लीट कर लें, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको लेआउट व्यू में ओपन कर लेना है। तो लेआउट व्यू में कुछ इस तरह से नजर आता है, या फॉर्म व्यू में ओपन कर लें। तो ये देखिए 5 बटन इस तरह से आपने इसके अंदर लगा देने, आपको रिवाइज करवा दिया। उसके बाद नेक्स्ट टास्क देखते हैं। नेक्स्ट टास्क आई थिंक वो कहेगा कि रिपोर्ट। हाँ, रिपोर्ट भी हम पहले लेक्चर में बना सके हैं, बहुत इजी थी। क्या करना है इस पर, वो कह रहा है प्रिंट और क्लोज का बटन ऐड करना है। ठीक है, तो बहुत इजी है इसका, वो भी आपको बता ही देता हूँ किस तरह से आपने करना है। यूजर को प्रॉब्लम आती है कि ये रिपोर्ट के अंदर बटन नहीं ऐड हो पाते, वो भी आपको बता ही देता हूँ। ये प्रिंट का और क्लोज का किस तरह से ऐड करना है आपने। इसके लिए जाएं, फिर से फॉर्म पर ही चलते हैं। यहाँ पर ये देखें कस्टमर। ठीक है, कस्टमर नाम की एक रिपोर्ट बनी हुई है, इसको मैं ओपन करता हूँ और आप गौर करेंगे यहाँ पर ये देखिए मैंने 2 बटन ऑलरेडी बनाकर रखे हुए हैं। किस तरह से बनाए जाते हैं, बहुत इजी है कि राइट क्लिक करके सिंपल डिज़ाइन व्यू में जाओ। इसके जैसे डिज़ाइन व्यू में आ गए, उसी तरह आपने ये रिपोर्ट में जाकर यहाँ से बटन पेस्ट कर देने। यहाँ पर आप जितने बटन पेस्ट करना चाहें कर दें। लेकिन मैं बताता हूँ आपको प्रॉब्लम क्या आ रही होगी। आपने इस तरह पेस्ट किया, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये तो सिंपल बॉक्स बन गया। ठीक है, सिंपल बॉक्स बन गया। अब हम यहाँ पर करें क्या, ना तो ये प्रिंट हो रहा है, ना इसका कोई फंक्शन ऐड कर पा रहे हैं, तो वो किस तरह से करना है। आपने क्या करना है कि इस बटन पर डबल क्लिक करना है। जैसे इस बटन पर डबल क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने सबसे पहले आना है ऑल के अंदर। जैसे ऑल के अंदर आएंगे, यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, नेम, कैप्शन, उसके बाद विजिबल यस करवाना है या नो, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो सबसे पहले तो ये कमांड 37, ये मैंने ऑलरेडी बटन 2 क्रिएट कर रखे हैं, मैं फिर से क्रिएट करके दिखाता हूँ ये किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, कैप्शन के अंदर, और कैप्शन पहले इसका चेंज कर दें। कैप्शन में मिसाल के तौर पर मैं प्रिंट का बटन बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर प्रिंट लिखा है। ठीक है, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसका नेम चले 37 है, तो इसको भी हम डू CMD कर देते हैं। ठीक है, इसका आपने नेम क्या रख देना है, डू CMD। ठीक है, इसका नाम आपने क्या रख दिया, डू CMD।
अब आप इसको प्रिंट के काबिल बनाना चाह रहे हैं तो उसको आपको एडिट करना पड़ेगा। वो किस तरह से किया जाता है, आपने जाना है इवेंट के अंदर। आल के अंदर आपने क्या कर दिया, कैप्शन में नाम दे दिया और यहां पर आपने डू सीएमडी लिख दिया, ठीक है। तो और इसके बाद आपने जाना है इवेंट के अंदर। जैसे आप इवेंट के अंदर आएंगे, यहां पर देखिए डिफरेंट इवेंट्स हैं कि ऑन क्लिक, गोट फोकस, यानी इसमें से कौन सा आप इवेंट अप्लाई करना चाह रहे हैं इस बटन पर। हम चाह रहे हैं कि इस पर जब हम क्लिक करें तो ये फॉर्म प्रिंट हो जाए। तो क्लिक करने का क्या मतलब है कि ऑन क्लिक का इवेंट है ये। तो यहां से ऑन क्लिक से सिलेक्ट है आपका, यहां पर आपने राइट क्लिक करना है, इवेंट प्रोसीजर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये जो डॉट्स हैं इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो सी आ जाएगी। ओके, तो जैसे यहां पर एक आपके सामने विंडो सी आ जाएगी तो यहां पर आप जूम करके देख लें स्क्रीन को कि आपने यहां पर कोड लिख देना है ये वाला। आपके हो सकता है कि यहां पर सिर्फ इतना सा लिखा हो कि डू cmd डॉट क्लोज, और आपके ये जो ऊपर दो लाइनें लिखी हुई है ना ये ना लिखी हो। ये क्यों लिखी हुई है, ये मैंने दो ऑलरेडी बटन ऐड कर रखे हैं ना, ये उसकी लिखी हुई है। लेकिन आपके सिर्फ इतना सा एरिया आएगा, ठीक है, इतना सा। अगर आपने पहले कोई बटन ऐड नहीं कर रखा तो आपने क्या करना है, सिंपल यहां पर इसको अगर प्रिंट टेबल बनाना चाह रहे हैं तो आपको इसको प्रिंट टेबल बनाने के लिए इसकी प्रिंट टेबल कमांड लगानी पड़ेगी। यानी ये जो डू cmd लिखा हुआ है आपने इसको यहां से कर देना है रिमूव, ठीक है। फिलहाल यहां से रिमूव कर देना है। यहां पर आपने लिखना है cmd, उसके बाद कैपिटल P के साथ प्रिंट लिखना है, उसके बाद अंडरस्कोर, उसके बाद यहां पर लिखना है क्लिक, उसके बाद ब्रैकेट्स लगा देनी है और उसके बाद नीचे आ जाना है। यहां पर लिखना है डू cmd, फिर से डू कैपिटल C स्मॉल बार cmd डॉट, उसके बाद प्रिंट आउट, ठीक है। यहां पर मैं कर देता हूं प्रिंट आउट की लगा देता हूं कि मुझे भाईजान प्रिंट आउट चाहिए, तो मैं चाहता हूं कि यहां पर प्रिंट आउट आ जाए, ठीक है। और इसको क्या कर देना है, कंट्रोल एस से आपने सेव कर देना है। अब ये क्या हुआ कि मैंने बटन न्यू ऐड कर दिया। आपके ये जो ऊपर वाले ये तो दो पोर्शन है ना ये नहीं आएंगे, ये मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं। लेकिन दोबारा कि हमें दो चीजें करनी पड़ेंगी ना, कि सबसे पहले आपने बटन लिखना है, उसके नेम वगैरह उसका रख दिया, उसके बाद इवेंट्स में आके ऑन क्लिक पर थ्री डॉट्स पर क्लिक किया, ये विंडो आपके सामने आ गई। यहाँ पर आपने एग्जैक्ट अगर तो प्रिंट करवाना है तो आपको ये वाली चीज यहाँ पर पेस्ट करनी होगी, ये लिख के रख लेंगे यहीं पर, ये चीज करनी है। लेकिन अगर आपने इसको क्लोजेबल बटन बनाना है, आप चाहते हैं कि बटन पर क्लिक हो तो फॉर्म क्लोज हो जाए, तो उसके लिए आपको ये वाली कमांड लिखनी होगी, ये वाली जो लिखी हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इसमें क्या है कि cmd क्लोज लिखा हुआ है, ठीक है, ये cmd क्लोज और डू कमांड डॉट क्लोज लिखा हुआ है। तो ये इस तरह से काम कर रहा है। इसको आपने सेव कर देना है। अब यहाँ पर तीन बटन ऐड हो चुके हैं, दो ऑलरेडी ऐड थे, तीसरे बटन को भी दोबारा मैंने प्रिंट वाला ही बना दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ यहाँ से क्लोज, यहाँ से भी करते हैं इसको क्लोज, ठीक है। इस फॉर्म को एक बार मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ, ये सेव है, इसको मैं क्लोज करके फिर से ओपन करता हूँ, तो हमारे सामने ये फिर से ओपन हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर हमारे सामने बटन आ गए, प्रिंट, क्लोज, और ये तीसरा दोबारा से मैंने प्रिंट ऐड कर दिया। लेकिन आपने क्या करना है कि पहली बार ये ऐड करना है तो कोड आपको खुद ही लिखना पड़ेगा। तो मैं इस प्रिंट पर क्लिक करता हूँ, जैसे मैं प्रिंट पर क्लिक करता हूँ तो ये प्रिंट टेबल कमांड इस पर बन चुकी है। यहाँ पर दो बटन ऐड हो चुके हैं, तो पहले पर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए वो कह रहा है कि डिटेक्ट, वो cmd को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, यानी ये प्रिंटर इसके साथ अटैच वगैरह नहीं है। लेकिन आपने ये कोड इसके लिख देना है, ये इसके ही काबिल हो जाएगा प्रिंट करने के। ये दो बटन है इसलिए एक को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, इसको मैं यहाँ से डिजाइन व्यू में जाकर डिलीट करना होगा। लेकिन आपने क्लोज अगर बटन बनाना है तो वही जो आपको कोड दिखाया क्लोज का वो आपने ऐड कर देना है। तो जिस तरह देखिए मैं क्लोज पर क्लिक करता हूँ, इसको फॉर्म लेआउट, फिर से एक बार मैं ना इसको ओपन करता हूँ, यहाँ से ओपन किया और यहाँ पर देखते हैं इस पर क्लिक करके, तो ये क्लोज के काबिल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने कोड वही लिखना है जो मैंने आपको बताया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टास्क के ऊपर, एसक्यूएल की क्यूरीज के ऊपर जो मेन है। अब मैं ये फॉर्म को भी बंद कर देता हूँ और इसको भी बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं एसक्यूएल की क्यूरीज की तरफ। आई थिंक नेक्स्ट टास्क वही है, तो नेक्स्ट टास्क भी वही है। नेक्स्ट टास्क ये स्विच बोर्ड वाला, ये आपको याद है, ये भी पहले आपको बताया हुआ है उसके अंदर, किसके अंदर, पहली लैब के अंदर। ये किस तरह से बनाया जाता है कि सबसे पहले आपने कहाँ जाना है, टेबल सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद क्रिएट, उसके बाद ये नेविगेशन पर सिलेक्ट करके हॉरिजॉन्टल टैब्स आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद जो जो चीज़ें रखनी है आप यहाँ पर रख लें। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर सबसे पहले नेविगेशन बार है, तो यहाँ पर हम टेबल रखना पसंद करते होते हैं। इसको भी हम चलते हैं डिज़ाइन व्यू के अंदर, डिज़ाइन व्यू ओपन कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर पहले नंबर पर टेबल रख देता हूँ,
ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पर जो भी अपनी कस्टम, ये देखिए मैं फॉर्म रख देता हूँ एक, ठीक है। ऐड न्यू पर क्लिक करके कुछ और रखना चाहूँ तो वो रख सकता हूँ। तो ये नेविगेशन बार ऑलरेडी बनी हुई है, ये किस तरह से शो होगी आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरह से शो होगी आपके पास, ठीक है। इस तरह से ऊपर आप चाहे ये ओपन कर सकते हैं, चाहे ये ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास नेविगेशन बार भी बन जाएगी। लेकिन फिर से हम मेन काम पे आते हैं कि ये चीज़ें तो हमने फर्स्ट लेक्चर में भी अच्छी तरह पढ़ी हुई हैं, लेकिन टास्क दोबारा आए हुए थे तो हमने दोबारा कर लिए। अब आ रहा है वो एसक्यूएल वाली क्यूरीज को। अब हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप तमाम क्यूरीज को। तो देखते हैं सबसे पहली एक्टिविटी जो है क्यूरीज के रिलेटेड, ठीक है। अब वो कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग एसक्यूएल क्यूरीज, सिलेक्ट फ्रॉम एंड एज। ये तीनों कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। तो इन तीनों को यूज करते हुए ये जो 8 उसने हमें दिए हुए हैं ऑर्डर्स, हमें इसको कन्वर्ट करना है क्यूरीज के थ्रू, हमने काम करवाना है। पहला वो क्या कह रहा है कि शो ऑल डाटा ऑफ कस्टमर टेबल। अब ये तो हमने अभी समझा कि इस तमाम टेबल को सिलेक्ट करने के लिए हम स्टैटिक वगैरह यूज करते हैं। अब देखते हैं कि इसमें सबसे पहले क्यूरीज लिखी कहाँ जाती हैं, पहले ये तो चीज़ देखी जाए। तो चलते हैं यहाँ पर इस फाइल में। तो कस्टमर टेबल का कहा है ना, तो सबसे पहले मैं जितनी भी फाइल है तमाम क्लोज कर देता हूँ। ये बिल्कुल क्लोज हो चुकी हैं। कस्टमर का टेबल फिर से ओपन करता हूँ, ये हमारे पास ओपन हो चुका है। जिस टेबल पर आपने क्यूरी अप्लाई करनी है, पहले उस टेबल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, ये टेबल ओपन हो चुका है। अब इस क्यूरीज कहाँ पर लिखनी है, उसके लिए आपने जाना है क्रिएट वाले ऑप्शन पर, ठीक है। क्रिएट वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आपने जाना है यहाँ पर क्यूरी डिजाइन पर, ठीक है। जैसे आप क्यूरी डिजाइन पर गए तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर लिखा आ गया टाइटल क्यूरी 1, ठीक है। क्यूरी विजार्ड पर क्लिक किया, क्यूरी 1 आ गया। आपने ये जो खाली जगह है ना, यहाँ पर एम्प्टी स्पेस, यहाँ पर आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पर लिखा आएगा एसक्यूएल व्यू, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है, एसक्यूएल व्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आपने यहाँ पर क्लिक किया तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पर बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट और अंडरस्कोर लिखा हुआ है। ये यहाँ पर हो सकता है ये कोड काफ़ी ब्रीक लिखा हो। आपने क्या करना है, स्क्रीन को जूम कर लेना है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर आप जो भी क्यूरी लिखेंगे वो अप्लाई हो जाएगी उस टेबल पर, हमें आउटपुट मिलेगी उसकी। अब उसने कहा क्या है कि शो ऑल डाटा ऑफ कस्टमर टेबल। तो जाहिर सी बात है कस्टमर टेबल को सिलेक्ट करना है, ऑल डाटा यानी तमाम कॉलम्स को। तो तमाम कॉलम्स को सिलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो लिखेंगे हम सिलेक्ट की क्लॉज लिखेंगे, ठीक है। लिखा मैंने क्या, सिलेक्ट लिखा। उसके बाद तमाम कॉलम्स को सिलेक्ट करने के लिए हम स्टैटिक को यूज करते होते हैं, स्टैटिक यूज करना है, ठीक है। उसके बाद हमने टेबल सेलेक्ट करना होता है, और टेबल सेलेक्ट करने के लिए हम यूज करते होते हैं फ्रॉम, FROM, ठीक है। ये मैंने क्या यूज कर दिया, फ्रॉम। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, टेबल का नाम लिखना है। टेबल का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए कस्टमर नाम का टेबल है, बनाया हुआ है हमने। तो यहाँ पर करते हैं कस्टमर, यहाँ पर क्या कर दिया, कस्टमर। ये क्यूरी कंप्लीट हो गई, जितना उसने कहा था हमने उतना कर दिया कि सिलेक्ट स्टैटिक, सिलेक्ट करो तमाम कॉलम्स को फ्रॉम, कहां से, कस्टमर नाम के टेबल से। और यहां पर आपने आखिर पर सेमीकोलन लगा देना है, ठीक है। यहां पर ये क्यूरी कंप्लीट हो गई। अब इसको रन किस तरह से करना है, ये क्यूरी लिख ली, उसके बाद ये देखें यहां पर इसका रन का ऑप्शन आ रहा होगा। तो यहां पर आपने क्या करना है, रन पर क्लिक करना है। देखिए जैसे मैंने क्लिक किया उसने क्यूरी की आउटपुट आई, क्या उसने पूरा टेबल डिस्प्ले कर दिया, क्योंकि हमने कहा ही पूरा टेबल था कि सिलेक्ट स्टैटिक, सिलेक्ट करो तमाम कॉलम्स को फ्रॉम कस्टमर टेबल। ये देखें क्यूरी 1 सिलेक्ट है यहाँ से। अब इस चाहते हैं अगर आपको कहीं सबमिट वगैरह करवाना है पेपर, तो आप उसको साथ साथ सेव करते जाएं। आप इस पर क्यूरी जैसे कंप्लीट हो जाए, आउटपुट आ जाए, उसके बाद आपने इसको क्या कर देना है, यहाँ से सेव पर क्लिक, Ctrl+S कर देना है। उसके बाद पूछेगा कि आप क्यूरी का नाम क्या रखना चाह रहे हैं। तो मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर रख देता हूँ इसका नाम क्यूरी 1 ही रख देता हूँ, ठीक है। क्यूरी 1 इसका नाम रख देता हूँ और इसको क्या कर देता हूँ, ओके। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ओके। तो जैसे मैं इसको ओके करूंगा तो ये हमारे सामने क्यूरी आ गई। अब ये हमारे सामने उसका आउटपुट आ गया। अगर आप आउटपुट से दोबारा इसकी क्यूरी देखना चाह रहे हैं कि ये तो आउटपुट पड़ा हुआ है, इसकी क्यूरी क्या है, तो आपने ये जो क्यूरी ओपन है यहाँ पर राइट क्लिक करना है और इसका यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है एसक्यूएल व्यू, इसके एसक्यूएल व्यू पर ओपन करना है। जैसे एसक्यूएल व्यू पर ओपन किया, क्या हो गया, उसकी दोबारा हमारे पास जो भी हमने क्यूरी लिखी है वो आ गई। आप इसमें एडिट भी कर सकते हैं। फिर से रन करेंगे, हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। राइट क्लिक करके एसक्यूएल व्यू पर क्लिक करेंगे, ये उसकी एसक्यूएल फॉर्म आ गई, यानी उसकी जहां पर हम क्यूरीज लिखते हैं वो वाली फॉर्म हमारे सामने आ गई। ये हो गई एक क्यूरी।
जब भी आपने कोई नई क्यूरी लिखनी, जैसे आपने सेव किया ना, तो यहाँ पर ये देखें क्यूरीज का टाइटल बन गया। इसके अंदर बहुत सारी क्यूरीज मैंने ऑलरेडी लिख के रखी हुई हैं, और ये देखें लास्ट पर क्यूरी 1 के नाम से यहाँ पर ये सेव हो चुकी है। इस तरह से सेव करते जाना है आपने जितने भी कमांड्स वो कहेगा लगाने को, ठीक है। ये क्यूरी 1 ओपन हो गई यहाँ से। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, फिर से क्लोज कर देता हूँ। आपने तमाम यहाँ से ऑफ कर दिया करने हैं। जब भी क्यूरी लिखनी है वो टेबल पहले सेलेक्ट करने जो आपको कहा हो। अब मैं क्या करता हूँ, ये आपको सिलेक्ट समझ आ गई। अब मैं ना कुछ नया करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखें वो कह रहे हैं कि शो कस्टमर नंबर नेम एंड बैलेंस। अब सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ से करना है, वही कस्टमर वाले टेबल से करना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं, मैं इसको टेबल ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखें कस्टमर नेम, वो क्या कह रहा है कि कस्टमर, उसने हमें तीन कही है, कस्टमर नंबर नेम और बैलेंस, ठीक है। इसको मिनिमाइज करते हैं। ये देखें कस्टमर नंबर का पहला कॉलम है, कस्टमर नेम का दूसरा है, और उसका बैलेंस का यहाँ पर ये 5वें नंबर पे है। हमने क्यूरी लिखनी है कि ये पूरे टेबल में से हमें सिर्फ कस्टमर नंबर नेम और बैलेंस दे दे। तो क्या करना है, सबसे पहले तो टेबल सेलेक्ट कर लेना है। टेबल सेलेक्ट ही है हमारा, क्रिएट पर जाना है, क्यूरी डिजाइन पर चले जाना है आपने। क्यूरी डिजाइन के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, एम्प्टी स्पेस पर राइट क्लिक और एसक्यूएल व्यू पर क्लिक कर देना है। हमारे सामने ये आ चुकी है क्यूरी। यहाँ पर वही चीज करेंगे कि सबसे पहले उसने क्या कहा है कि कस्टमर नंबर का है। तो ये देख लें यहाँ पर जो स्पेलिंग लिखे हुए हैं ना कस्टमर नंबर के, आपने वही लिखने हैं एग्जैक्ट। और यहाँ पर कस्टमर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर CUSTOMER कस्टमर स्पेस नंबर। अब यहाँ पर आपको एक बात याद हो रही आ गई होगी कि मैंने आपसे कहा था कि जब कॉलम्स के नेम में स्पेस आ जाए, इस तरह ये कस्टमर और नंबर के दरमियान ये एक स्पेस है ना, तो इसको क्या करना है, बॉक्स ब्रैकेट के अंदर बंद करना है, वरना एरर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर तो स्पेस नहीं है तो फिर आप वैसे भी लिख सकते हैं। कस्टमर नंबर लिख दिया, उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज सेलेक्ट करनी है आपने, उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है कस्टमर नेम। तो कस्टमर नेम का कॉलम का नाम देख लेते हैं, यहाँ पर कस्टमर नेम ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको भी बॉक्स ब्रैकेट के अंदर आप लिखें CUSTOMER कस्टमर, उसके बाद लिख दिया नेम। उसके बाद आपने क्या करना है, बैलेंस। तो बैलेंस का कॉलम का नाम क्या था, बैलेंस, ठीक है। ये क्या करेगा, सिलेक्ट कस्टमर नंबर नेम और ये, यानी ये तीनों कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेगा। लेकिन कहां से वो भी तो बताना पड़ेगा ना। फ्रॉम यहां पर लिखेंगे आगे हम, फ्रॉम उस टेबल का नाम कि कस्टमर नाम का एक टेबल है उसके अंदर से ये सिलेक्ट करो। और इसको करते हैं यहां से रन करके दिखाता हूं आपको। क्यूरी डिजाइन पर आ गया, यहां पर मैं क्लिक करता हूं रन पर। देखिए जैसे क्लिक करूंगा ये तीनों कॉलम्स हमारे सामने ला कर रख देगा। तो जैसे मैंने क्लिक किया ये देख ले, ये क्यूरी 2 का आउटपुट हमारे सामने आ चुका है। उसने क्या किया, तीनों कॉलम्स को हमारे सामने लाकर रख दिया। कहां से, कस्टमर नाम के टेबल से। ये कस्टमर नाम का टेबल है पूरा, हमने क्यूरी लिखी तो ये हमारे सामने आ गया। इसको कंट्रोल S करके सेव कर लें। क्यूरी 2 का नाम दे दिया यहाँ पर, तो इसको मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से क्लोज। इसी तरह आपने हर बार क्लोज करते जाना है और टेबल को फिर से ओपन करके यहाँ से राइट क्रिएट पर जाना है। उसके बाद क्यूरी डिजाइन पर यहाँ पर राइट क्लिक करके एसक्यूएल व्यू में, ठीक है। आगे अब नेक्स्ट देखते हैं वो कौन सी क्यूरी लिखवाना चाह रहा है हमसे। अब वो कह रहे हैं कि शो कस्टमर नंबर एज ID एंड स्ट्रीट एज एड्रेस। हाँ यही कह रहा है ना कि इस कस्टमर नंबर को एज ID शो करवाओ और स्ट्रीट को एज एड्रेस। तो अब देखते हैं ये किस तरह से करेगा। बहुत ईजी है। एज का भी आपको रोल बताया कि कस्टमर वो कौन सा कह रहा है, सबसे पहले कस्टमर नंबर। तो कस्टमर नंबर को एज ID शो करवाना है। तो सिलेक्ट क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट कस्टमर नंबर। तो बॉक्स ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा कस्टमर नंबर, ठीक है, नंबर। उसके बाद एज का कीवर्ड यूज करना है, एज क्या, एज उसके बाद ID की तरह, यानी उसका टाइटल ID बन जाए, कॉलम का टाइटल ID बन जाए। कंटेंट जो उसमें लिखा हुआ है ना, रोज जो उसमें लिखी हुई है, ये देखें कस्टमर नंबर के अंदर ये AM23 BF34 ये सेम ही रहे, बस जब आउटपुट आए तो ये कस्टमर नंबर की जगह यहाँ पर ID लिखी है। ये होता है एज का मतलब, ठीक है। एज ये हो गया। उसके बाद मैं क्या चीज शो करवाना चाह रहा हूँ, स्ट्रीट्स। तो स्ट्रीट्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये स्ट्रीट कैपिटल S से लिखा हुआ है, तो स्ट्रीट्स, ठीक है। स्ट्रीट्स एज आई थिंक एड्रेस कहा हुआ है उसने, तो एड्रेस ही कर देते हैं, ठीक है। एज एड्रेस कहां से, फ्रॉम कस्टमर टेबल। ये बताना बहुत जरूरी है कि टेबल भी बताना पड़ेगा कौन सा टेबल। इसको मैं करता हूं यहां से सेव। ये क्या कर दिया, ये लिख दिया। अब देखते हैं इसको आउटपुट करवा के क्या ये आउटपुट दिखाता है या नहीं। क्यूरी डिजाइन पर गए, यहाँ पर मैं करता हूँ रन। ये देखिए रन वाला ऑप्शन नजर आ रहा है, यहाँ पर मैंने किया क्लिक रन।
अब ये देखिए हमारे पास आउटपुट आ गई। अब गौर करें हमने क्या किया, कस्टमर नंबर को, ये जो ओरिजिनल टेबल है ये देखें, कस्टमर नंबर को डिस्प्ले करवाया और स्ट्रीट्स को डिस्प्ले करवाया। लेकिन क्या कर दिया, एज ने क्या किया, एज के बाद जो चीजें लिखी थी उसने उन कॉलम्स के टाइटल को चेंज कर दिया। यानी कस्टमर नंबर को एज आईडी करवाना था ना, तो ये क्यूरी में देखें, क्यूरी में उसने कस्टमर नंबर की जगह पर आईडी करवा दिया। स्ट्रीट्स थी, स्ट्रीट्स डिस्प्ले करवा दी, स्ट्रीट्स को एज अ एड्रेस शो करवाना था तो स्ट्रीट्स का टाइटल उसने एड्रेस कर दिया। ठीक है, तो ये है इसका काम। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से सेव, और यहाँ पर क्या करेंगे आप, इसको क्या कर देंगे, ओके कर दें, क्यूरी 3 बन गई। ठीक है, इस तरह ये तीनों मैंने लिख के दिखा दी, बाकी मैंने पहले से लिख रखी हैं, तो आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि ये कौन सी क्यूरी कौन सा काम कर रही है। ठीक है, तो इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से भी क्लोज कर देता हूँ, टेबल को दोबारा से ओपन करते हैं। 3 क्यूरीज हमने लिख ली है, नेक्स्ट पर चलते हैं। अब वो कह रहा है कि शो बैलेंस ऑफ ईच कस्टमर। ठीक है, कि बैलेंस वाला कॉलम तमाम कस्टमर्स का शो करवाए। तो वो किस तरह से करवाएगा वो आपको दिखा देता हूं। जिस तरह हम चलते हैं यहाँ पर, पहले तो इसका टेबल ओपन करते हैं। ये देखिए बैलेंस, ये जो बैलेंस है ना, वो कह रहा है ये बैलेंस का पूरा पूरा कॉलम हमें डिस्प्ले करवा दें। तो किस तरह से करवाएगा, सिंपल इस कॉलम को सिलेक्ट कर दें और प्रिंट करवा दें। क्यूरी नंबर मैं 4 ओपन करता हूँ, यहाँ से मैंने पहले से बना रखी हुई है क्यूरी। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ओपन किया, इसका मैं एसक्यूएल व्यू ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट बैलेंस। अब आप कहेंगे कि ये सेकंड लाइन पर फ्रॉम क्यों लिखा, आप चाहे तो सेकंड लाइन पर भी लिख सकते हैं, जितनी मर्जी लाइन में उसको लिख सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है, जब क्यूरी एंड हो ना तो तब आपने सेमीकोलन लगाना है, लाइन के आखिर पे नहीं। जब क्यूरी खत्म हो, यानी पूरे आपने क्यूरी लिख दी, उसके बाद आपने ये सेमीकोलन लगाना है लास्ट पर। ठीक है, सिलेक्ट बैलेंस फ्रॉम कस्टमर, यानी बैलेंस नाम का कॉलम सिलेक्टेड हो, कहां से, कस्टमर से। तो इसका आउटपुट हमें क्या आया, आउटपुट अभी हमने देखा कि उसने पूरा बैलेंस हमें इस तरह से शो करवा दिया। ठीक है, क्यूरी लिखने का मेथड तो पता है ना, जिस तरह अभी बताया कि आपने इस तरह ही करना है कि कस्टमर पर जाकर क्रिएट पर जाना है, यहाँ पर क्लिक करके क्यूरी लिखनी है, फिर उसको सेव करना है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बना रखी है तो मैं इसको ओपन कर करके दिखाई जा रहा हूँ। पहली 3 क्यूरीज की तरह ही आपने काम करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्यूरी पर। नेक्स्ट क्यूरी भी बहुत ईजी है। वो कह रहा है कि शो हाउ मच अमाउंट इज पेड बाय ईच कस्टमर। ठीक है, यानी अमाउंट पेड वाला जो कॉलम है वो शो करवा दो। तो बहुत इजी है, क्या सिंपल। अमाउंट पेड वाला कौन सा है, ये देखिए अमाउंट पेड वाला आई थिंक ये 6ठे नंबर पे है, ये 6ठे नंबर पे देख सकते हैं। तो इसकी क्यूरी क्या होगी, यहाँ पर क्यूरी नंबर 5 ओपन मैं करता हूँ, इसका मैं दिखाता हूँ एसक्यूएल व्यू। तो ये देखिए सिलेक्ट अमाउंट पेड, कॉलम सेलेक्ट किया बॉक्स ब्रैकेट के अंदर, क्यों, क्योंकि स्पेस लगी हुई थी, लिख दिया। फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से सिलेक्ट कर लिया। इसका जैसे आउटपुट आएगा, क्या आएगा, वो रन करेगा, हमारे सामने कुछ इस तरह से आउटपुट आएगा, वो सारी उसने दिखा दी। नेक्स्ट चलते हैं 6 पर। शो ऑल सिटीज, शो द सिटीज ऑफ ऑल कस्टमर्स। अब सिटी वाला कॉलम कह रहा है तो सिंपल वही चीज कि यहाँ पर मैं इसको क्लोज करता हूँ, ये सिटीज वाला है, सिलेक्ट सिटीज फ्रॉम कस्टमर्स, सिंपल सी बात है ना। इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ यहाँ से, इसका एसक्यूएल व्यू क्यूरी नंबर 6 का, ये देखिए सिलेक्ट सिटी फ्रॉम कस्टमर। तो सिटी नाम का कॉलम दिखा दिया, कहाँ से, कस्टमर के टेबल से उसने दिखा दिया। ठीक है, अब चलता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इजी है, इसी तरह का ही होगा। शो ऑल डाटा ऑफ सेल्स रैप टेबल। अब सेल्स रैप टेबल क्या है, ये दूसरा टेबल है। दूसरा टेबल मतलब हमने जिस तरह क्वेश्चन पेपर ओपन ही किया था, ये देखें दूसरा टेबल, ये कस्टमर का टेबल है। ठीक है, और ये क्या है, ये सेल्स रैप का टेबल है, ये अलग टेबल है। ये टेबल मैंने एक अलग एक्सेस की फाइल में बना रखा है, तो मैं वहां पर ओपन करता हूँ इसको, और इसकी क्यूरीज भी वहीं पर लिखी हुई है। तो यहाँ पर ये हमारे सामने ओपन हो गया, इसको मैं करता हूँ ओपन। तो ये हमारे सामने, ये देखें एक न्यू एक्सेस की फाइल है, इसमें मैंने ये टेबल ना अलग बना रखा है। इसके रिलेटेड जितनी भी क्यूरीज है वो मैंने इसमें लिख रखी हैं, बाकी मैंने वहां पर लिख रखी हैं। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि सिलेक्ट ऑल, तो सेल रैप वाला, सॉरी उसने सेल रैप नंबर का है। ठीक है, सेल रैप नंबर, सेल रैप नंबर एक कॉलम का नाम है, ये देखें ये कॉलम का नाम है, ये टेबल नंबर 1 में ही है। मैं स्विच हो गया सेकंड, यहाँ पर ये सेल रैप का अलग टेबल है। अभी इसके क्वेश्चन आने 8 से। तो फिलहाल वो क्या कह रहा है, टेबल 1 पर ही वापस चलते हैं हम, जो हमारा असल टेबल था ये वाला। वो कह रहा है कि सेल्स रैप नंबर डिस्प्ले करवा के दिखाओ। किस तरह से करवाएंगे, पता ही है कि वही कि सिलेक्ट स्केल रैप नंबर को हम बॉक्स ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, और क्या होगा, फ्रॉम कस्टमर लिख दिया, तो वो क्या चीज़, वो चीज़ आ गई हमारे सामने। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में आई थिंक न्यू टेबल का कॉन्सेप्ट आ रहा है। ये देखें, हाँ अब ये कह रहा है सेल्स रैप टेबल। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ये देखें
शो फर्स्ट नेम एंड एड्रेस फ्रॉम सेल्स रैप टेबल। अब सेल्स रैप टेबल का पहले ढूंढे कहाँ पे, ये फाइल नंबर 2 में है। ये देखें वो क्या कह रहा है, शो फर्स्ट नेम एंड एड्रेस, आई थिंक यही कहा है उसने, नेम एंड एड्रेस शो करवाना है। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे कि इसकी भी क्यूरीज लिखेंगे, यहाँ से टेबल सेलेक्ट करेंगे, पहले क्रिएट में जाएंगे, डिज़ाइन व्यू, यहाँ पर राइट क्लिक करके एसक्यूएल व्यू में आकर क्यूरी लिखेंगे। चूंकि मैंने पहले से लिख रखी है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर उसको ओपन कर देता हूँ एसक्यूएल 8 को। इसका एसक्यूएल व्यू दिखाता हूँ आपको मैं, इसकी क्यूरी क्या लिखी हुई है, सिलेक्ट फर्स्ट नेम कोमा एड्रेस फ्रॉम सेल्स रैप, उस टेबल का नाम लिख दिया सेल्स रैप। जो भी टेबल का नाम हो आपने वो लिखना है फ्रॉम के बाद। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, बहुत ईजी था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब वो कह रहा है कि ऐड 1000 इन बैलेंस ऑफ ऑल कस्टमर एंड शो द वैल्यू। ठीक है, यानी जो बैलेंस वाला कस्टमर, अब फिर कस्टमर वाले टेबल की बात करें तो वो हमने फाइल यहाँ पर अलग बना रखी है कस्टमर नाम की। ये देखें, ये ऐसा टेबल है। वो कह रहा है कि ये जो टेबल है ना, इतना बैलेंस वाला, ये बैलेंस वाला पूरा कॉलम डिस्प्ले करवाओ, लेकिन इसकी वैल्यूज में 1000 का इजाफा भी होना चाहिए हर कॉलम में। तो वो मैंने, जैसे कि शुरू में हम जब एसक्यूएल का पढ़े थे यहाँ पर स्लाइड्स के अंदर, तो उसके अंदर हमने देखा ही है कि अर्थमेटिक किस तरह से ऐड करते हैं, कि प्लस लिख देते होते हैं बस सिंपल, और आगे वैल्यू लिख देनी है। तो ये क्यूरी नंबर आई थिंक 9 है या 10 है, अभी कौन सी देख लेते हैं। क्यूरी नंबर 9 है, तो क्यूरी नंबर 9 हमने लिख रखी होगी यहाँ पर। क्यूरी नंबर 9 देख लेते हैं, 7 क्यूरी नंबर 9 यहाँ पर मिस है। चलो हम फिर से लिख लेते हैं इस पर, चले मैन्युअली लिख के दिखा ही देता हूँ किस तरह से लिखना है। इस पर क्या क्लिक करना है आपने, सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद जाना आपने क्रिएट पर, क्रिएट डिज़ाइन, यहाँ पर मैं खुद भी लिख के दिखा देता हूँ। सिलेक्ट, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, बैलेंस को लिखना है। तो बैलेंस का कॉलम का नाम लिखें, लिख दिया, सिंपल क्या करें, आगे प्लस लिख दें और उसके बाद 1000 का उसका इजाफा कर दें। ठीक है, और इसको क्या करना है आपने, यहाँ से सेव कर देना है। पहले रन करके देख लेते हैं क्या आउटपुट आती है या नहीं। तो जैसे मैंने रन किया तो वो कह रहा है कि कौन सा बैलेंस, हमें उसको टेबल तो बताया नहीं, सिलेक्ट बैलेंस प्लस 1000 कर दो। ठीक है, लेकिन कहाँ फ्रॉम कस्टमर टेबल, वो लिखना जरूरी है। आप देखा ना, मैंने टेबल का नाम नहीं लिखा तो उसने एरर दे दिया। तो इसको मैं करता हूँ, यहाँ से सेव कर लिया, Q9 के नाम से मैं कर लेता हूँ कि क्यूरी नंबर ये 9 है, और इसको मैं करता हूँ यहाँ से रन। तो जैसे मैंने रन किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसने पूरा जो टेबल है उसने मुझे डिस्प्ले करवा दिया बैलेंस नाम का। उसमें मैंने इजाफा भी कर दिया, किस चीज़ का, 1000 का। आप कस्टमर बैलेंस दिखाता हूँ यहाँ पर मैं, बैलेंस ये देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 195 है, तो यहाँ पर 1195 हो गया। ठीक है, तमाम कॉलम्स में इजाफा हो गया। फिर से इसकी क्यूरी दिखा देता हूँ, ये देख लें, सिलेक्ट बैलेंस प्लस 1000 लिख दिया। आप चाहें तो, अगर कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो आई थिंक ब्रैकेट हम लगा सकते हैं यहाँ पर। हम यहाँ पर इसको मैं सेव करके देखते हैं क्या ये काम करेगा। जी कर रहा है। तो आपने क्या करना है, जब इस तरह के अर्थमेटिक वगैरह सीन हो तो आपने सिंपल क्या करना है, इसको इस तरह से ब्रैकेट के अंदर बंद करके उसके अंदर प्लस मल्टीप्लिकेशन जो करवानी चाह रहे हैं आप वो करवा सकते हैं। इस टेबल को मैं फिर से क्लोज करता हूं। अब वो कह रहा है, नेक्स्ट देखते हैं क्यूरी कौन सी है। क्यूरी नंबर 10 पे आ जाते हैं। वो कह रहा है कि शो अमाउंट टू अ पेड विच अमाउंट पेड बैलेंस। इसका क्या मतलब हुआ, वो कह रहा है कि जो अमाउंट पेड हुई है, जिसकी अमाउंट पेड बैलेंस में से उसकी अमाउंट शो करवाओ। यानी पेड बैलेंस नाम का ना एक कॉलम होगा, उसमें से उसकी अमाउंट शो करवाओ। तो इसको खोलते हैं टेबल, आई थिंक कस्टमर के अंदर ये दिया हुआ है, ये देखें अमाउंट पेड नाम का दिया हुआ है। इसकी क्यूरी ऑलरेडी लिखी होगी, आई थिंक लिखी हुई है यहाँ पर, ये रही 10। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद इसका एसक्यूएल व्यू दिखाता हूँ। ठीक है, ये क्यूरी नंबर 9, सॉरी ये मैंने 10 में लिखी हुई है। ठीक है, तो ये क्या है ये वही है जो हमने पहले किया है अभी, बैलेंस नंबर 10, लेकिन इसकी हम खुद ही लिख लेते हैं। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अमाउंट पेड को डिस्प्ले करवाओ। किस तरह से लिखेंगे, सिलेक्ट ब्रैकेट के अंदर अमाउंट पेड और फ्रॉम कस्टमर का नाम। ठीक है, सिंपल, जिस तरह हमने पहले भी ये किया हुआ है, तो इसकी भी इतना कोई खास नहीं है। ये आगे देखते हैं, शो अमाउंट टू पेड, ये हम कर लिया है। इसके बाद वो कह रहा है कैलकुलेट 20% ऑफ अमाउंट पेड एंड शो द बोनस ऑफ सेल रैप फ्रॉम कस्टमर टेबल। अब इसका क्या मतलब है, वो कह रहा है कि अमाउंट जो पेड हुई है ना कॉलम, उसका जो 20% है वो मुझे दिखाओ, और उसके बाद उसे एज अ बोनस
उसे एक नए कॉलम में शो करवाओ जो 20% निकाला है, ठीक है। और सेल रैप, बोनस ऑफ सेल रैप कस्टमर टेबल में से दिखाता हूँ, फिर अच्छे से समझ आएगी। ये हमारे पास टेबल है, वो कह रहा है कि ये जो अमाउंट पेड वाला कॉलम है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक हर एक कॉलम, यानी ये जो वैल्यूज लिखी है इसका 20% इसमें से निकाल लिया। उसके बाद उसे एक नए कॉलम में डिस्प्ले करवाओ जिसका नाम क्या हो, बोनस, बस, ठीक है। कहाँ से, ये सेल रैप वाले टेबल से। तो इसको मैं करता हूँ, यहाँ पर देखते हैं इसकी क्यूरी कौन सी लिखी हुई है। क्यूरी नंबर आई थिंक 11 है, तो क्यूरी नंबर 11 को मैं ओपन करता हूँ। ये मैथमेटिकल इंप्रेशन के साथ है, क्यूरी नंबर 11 को मैंने ओपन किया। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ एसक्यूएल व्यू इसका, तो यहाँ पर देखिए बहुत इजी है, सिंपल फार्मूला लिखा हुआ है क्या कि सिलेक्ट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हमें 20% चाहिए अमाउंट पेड का। अब किसी भी चीज़ को 20% निकाला हो तो हम उसको 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, या सिंपल 0.2 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दे तो वो उसका 20% दे देगा हमें। तो मैंने ये देखें ब्रैकेट, ये मैंने यहाँ पर ना मैं स्पेस देता हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आए। ये देखें यहाँ पर जितनी भी स्पेस देनी है वो आपने दे देनी है। ये अमाउंट पेड सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है ये 2.0 से, यानी उस अमाउंट पेड को सिलेक्ट करो, उसका 20% निकालो, उसके बाद लिखा है एज, यानी उससे शो करवाओ कहाँ पर, बोनस ऑफ सेल्स रैप, इस नाम के कॉलम में उसे शो करवाओ। लेकिन टेबल कौन सा है, फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर नाम के टेबल से सिलेक्ट करो उसे। तो जिस तरह ये इसका आउटपुट आएगा, इसको रन करके दिखाता हूँ। तो ये देखें कस्टमर का ये अमाउंट पेड वाला टेबल था, उसने इसमें से 20% निकाला, उसका एक नया नाम रख दिया बोनस ऑफ सेल रैप के नाम से, ठीक है। बोनस ऑफ सेल्स रैप के नाम से उसका नाम रख दिया, उसके अंदर उसने 20% उसको स्टोर करवा दिया, सिंपल, ठीक है। तो बहुत इजी है ये भी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि शो डिस्टिंक्ट सिटीज ऑफ ऑल कस्टमर। अब डिस्टिंक्ट का क्या कॉन्सेप्ट है वो चलते हैं स्लाइड पर, पहले वहां से समझाता हूँ, आपको अच्छी तरह आएगी समझ। यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्यूरी। ये देखें वो कह रहा है डिस्टिंक्ट कीवर्ड, जिस तरह हमने सेलेक्ट किया, फ्रॉम किया, एज किया, इस तरह डिस्टिंक्ट कीवर्ड भी होता है। अब डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या करता है वो देख लेते हैं। ये करता ये है कि जो भी आपने कॉलम सेलेक्ट किया होगा उसमें से जो यूनिक वैल्यूज हैं वो हमें दे देगा। मिसाल के तौर पर आपने सिटीज नाम का सिलेक्ट किया कॉलम, अब उसमें फैसलाबाद आ रहा है, फिर फैसलाबाद आ रहा है, फिर फैसलाबाद, लाहौर एक बार आया है, उसके बाद कराची 2 बार लिखा आ गया, उसके बाद पिशावर 3 बार लिखा आ गया। तो अगर तो आपने डिस्टिंक्ट का कीवर्ड यूज किया हुआ, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी लिखा हुआ, तो वो उस पूरे कॉलम में से जो वैल्यू सिर्फ एक बार आई है सिर्फ उसको डिस्प्ले करवा देगा। तो जैसा कि मैंने बोला कि लाहौर एक बार आया है तो वो सिर्फ लाहौर ही डिस्प्ले करवाएगा ना। तो यहाँ पर चलता हूँ नेक्स्ट। ये देखिए यहाँ पर उसने लिख के दिखाई हुई है सिलेक्ट डिस्टिंक्ट लिखना है, उसके बाद कॉलम का नाम लिखना है। आमतौर पर हम क्या करते हैं कि सिलेक्ट लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं सिटी लिख देते हैं, यानी कॉलम का नाम। लेकिन अगर आपको डिस्टिंक्ट चाहिए यानी यूनिक वैल्यूज चाहिए तो तब आपने डिस्टिंक्ट लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें उसने लिखा होगा सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम ये, ठीक है। अब मैं चलता हूँ वापस, स्लाइड से वापस चलते हैं। अब मैं उसको अप्लाई करके दिखाता हूँ किस तरह होगा। हम आ चुके हैं यहाँ पर अपने टेबल के अंदर वापस। अब वो कह रहा है आप इसको सेव करना चाह रहे हैं, तो फिलहाल तो मैं नहीं करना चाहता। इस टेबल को मैं फिर से ओपन करता हूँ। ये देखें यहाँ पर सिटीज दिए हुए हैं, यहाँ पर देखें सिटीज दिए हुए हैं, ऑक्सफोर्ड, लाउटन, उसके बाद ऑक्सफोर्ड, एस्टोन, इस तरह काफ़ी सिटीज दिए हुए हैं। कई सिटीज ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, कई ऐसे हैं जो यूनिक हैं। हम चाहते हैं कि ये इनमें से जो यूनिक सिटीज हैं हमें सिर्फ वो नजर आए। तो इसकी क्यूरी किस तरह से लिखेंगे, पहले से लिख रखी है। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था अभी देख लेते हैं। वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12, क्यूरी नंबर 12 को ओपन करता हूँ, यहाँ से ऑलरेडी लिखी होगी, ये रही। इसका मैं एसक्यूएल व्यू ओपन करके दिखाता हूँ इसकी क्यूरी के पीछे क्या लिखा हुआ है। ये देखिए सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी, जो से भी कॉलम हो, सिटी नहीं है तो यहाँ पर नेम लिख दें कि डिस्टिंक्ट नेम दिखाओ हमें, तो वो दिखा देगा फ्रॉम कस्टमर, यानी कस्टमर के टेबल से, ठीक है। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट का वर्ड बस यूज हो रहा है, ये था डिस्टिंक्ट का यूज, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट में वो क्या कह रहा है कि शो द नेम ऑफ कस्टमर हु बिलोंग्स टू ऑक्सफोर्ड। अब आ रही है वो वेयर वाला कॉन्सेप्ट। अब वो कह रहा है कि मुझे कस्टमर के नेम शो करवाओ। हम क्या करते थे, सिलेक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर लिख देते थे, वो सारे नाम शो करवा देता था। लेकिन हम चाहते हैं कि वो सिर्फ उन बच्चों के नाम शो करवाए जो सिर्फ ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गई कंडीशन, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, वेयर क्लास। ये देखें वेयर क्लास का यूज आ रहा है। तो वेयर क्लास हमने देखी ना, जैसा कि स्लाइड्स में भी देखी, हमने स्टार्टिंग पर पढ़ा
कि वेयर का कंसेप्ट वहां पर आना है जहां पर ये देखिए यहाँ पर कोई फार्मूला या कंडीशन वगैरह लगानी हो। तो अब मैं वो कंडीशन लगा के दिखाता हूँ। बहुत ईजी है, पहले टेबल ओपन करके दिखाता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ आ सके कि हुआ क्या। ये देखें, ये क्या है, कस्टमर नेम है। उसने आई थिंक नेम का या नंबर सेलेक्ट करने के लिए कहा है, उसने कस्टमर नेम का है फिलहाल। तो हम कस्टमर नेम को सिलेक्ट करते हैं। अब वो कह रहा है कि कस्टमर नेम सिलेक्ट करो, कौन से वाला, जिसका स्कूल ऑक्सफोर्ड हो, ठीक है, यानी जिसका सिटी ऑक्सफोर्ड हो। तो सिटी ऑक्सफोर्ड में ये देखे, ये एक पहला स्टूडेंट है ऑक्सफोर्ड से, ये दूसरा स्टूडेंट है, और उसके बाद ये आई थिंक 8वां स्टूडेंट है, उसके बाद ये 3 स्टूडेंट है ऑक्सफोर्ड के। तो हमने क्या करना है, कस्टमर नेम शो करवाने हैं सारे, लेकिन सारे कौन से, जो सिर्फ ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हो। तो अब वेयर का कंसेप्ट यूज होगा। तो देखते हैं इसकी क्यूरी नंबर आई थिंक ये 13 है, तो 13 नहीं है, ये 12 होगी, ये क्यूरी नंबर 14 है, ठीक है। तो क्यूरी नंबर हम 14 को ओपन कर लेते हैं यहाँ से। क्यूरी नंबर 14 को ओपन कर लिया, इसका एसक्यूएल व्यू ओपन करके दिखाता हूँ इसका कोड। ये देखिए यहाँ लिखा है सिलेक्ट कस्टमर नेम को सिलेक्ट कर लो फ्रॉम कस्टमर, यानी कस्टमर के टेबल से सिलेक्ट कर लो, लेकिन कंडीशन वेयर सिटी इज इक्वल टू, सिटी यानी यहां पर कंडीशन क्या लगाई, सिटी वाला कॉलम जहां पर सिटी क्या हो इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर मैंने क्या लिख दिया, ऑक्सफोर्ड, जहां पर सिटी ऑक्सफोर्ड हो, ठीक है। अगर मैं यहां पर सिटी का कोई और नाम लिख दूं, मिसाल के तौर पर यहां पर टेबल में चलता हूं, तो यहां पर मैं लिख दूं एस्टोन, तो एस्टोन नाम के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे जो एस्टोन सिटी में पढ़ते हैं वो मुझे वो दे देगा, ठीक है। ये मैंने सिटी पर कंडीशन लगाई। अगर आप चाहें ना कि लिखना चाहें कि कस्टमर का नाम शो करवाओ जिसका बैलेंस इतना है, तो आप इस तरह लिख दें कि वेयर बैलेंस इज इक्वल टू, सिंपल, क्या है इसमें मुश्किल, इजी है ना। तो इसको मैं ना रन करके दिखाता हूं। जैसे मैं इसको रन करूंगा यहां से, तो हमारे सामने ये देखे 3 स्टूडेंट्स आ गए, और 3 स्टूडेंट्स थे जो कि ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे, ठीक है। उसने उनका नाम हमें डिस्प्ले करवा दिया। अब बाकी भी वेयर का इजीली है, बहुत आसान है। वो कह रहा है कि कस्टमर शो कस्टमर नंबर एंड नेम, कस्टमर नंबर शो करो और उसका नाम भी शो करो, जहां पर क्या हो, हुज सेल रैप इज 44, ठीक है, जहां पर सेल रैप 44 हो। लेकिन इस बार 2 चीजें डिस्प्ले करवानी है, यानी ये हमारे पास टेबल है, कस्टमर नंबर शो करवाओ, कस्टमर नेम शो करवाओ, जहां पर सेल रैप, यानी ये देखो यहाँ जहां पर सेल रैप 44 हो। तो इसका क्या कोड है, बहुत ईजी है। आई थिंक ये क्यूरी नंबर थी हमारे पास 15, तो 15 को मैं ओपन करता हूं, इसका मैं ओपन करता हूं यहाँ से क्या, एसक्यूएल व्यू ओपन करता हूं। यहां पर वो क्या कह रहा है, सिलेक्ट कस्टमर नेम कोमा कस्टमर नंबर फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर के टेबल से, वेयर सेल रैप नंबर इज इक्वल टू 44। अगर तो इंटीजर वैल्यू है ना नंबर वगैरह, तो तब आपको डबल कोटेशन में लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई अल्फाबेट्स है, कोई सिटी का नाम है, तो तब आपने उसको डबल कोटेशन के अंदर लिखना है। ये आपको बात याद रखनी है कि ये बॉक्स ब्रैकेट तब आपने यूज करनी है जब किसी भी कॉलम्स के नेम के दरमियान स्पेसिस वगैरह हो तो, ओके। अब इसको जैसे मैं रन करता हूं तो देखें जहां पर भी 44 सेल रैप थे उसने मुझे दे दी वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर 44 है, एक यहाँ पर है 44, एक यहाँ पर है, तो उसने मुझे तीनों के नाम दे दिए, नाम और नंबर दे दिए, ठीक है। बहुत ईजी था। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पे कह रहा है व्हाट इज नेम एंड सिटी ऑफ कस्टमर हुज कस्टमर नंबर इज ये, ठीक है। ये जो FN19 लिखा है, हम क्या करेंगे, नाम सेलेक्ट कर लेंगे, सिटी सेलेक्ट कर लेंगे फ्रॉम कस्टमर के टेबल से, वेयर कस्टमर नंबर इज इक्वल टू F19। दिखाई देता हूं इसको जल्द से जल्द। 16 को ओपन करता हूं, इसकी क्यूरी दिखाता हूं। ये देखें सिंपल कि सिलेक्ट कस्टमर नेम कॉमा सिटी फ्रॉम कस्टमर, वेयर कस्टमर नंबर इज इक्वल टू, ये देखें इस बार क्या है कि FN119, यानी अल्फाबेट और नंबर दोनों है, तो डबल कोटेशन के अंदर आपने लिखना है, ठीक है। ये लिख दिया और इसका आउटपुट हमारे सामने है जो कि हमने अभी देखा। अब 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर में क्या हो रहा है, वो कह रहा है कि हु बिलोंग्स टू 2200 लॉरेंस, ठीक है। अब वो कह रहा है कि कौन कौन बिलोंग करता है 22 लॉरेंस से, यानी 22 लॉरेंस पहले तो देख लें क्या चीज़ है। यहाँ पर दिया ये रहा 22 लॉरेंस, ये एक स्ट्रीट है, यानी वो कह रहा है कि सिलेक्ट कर लो तमाम बंदे, सिलेक्ट कर लो हर चीज़ जहाँ जिसका एड्रेस क्या है 2200 लॉरेंस है। तो इसकी कमांड भी बहुत ईजी है। यहाँ पर 17 नंबर ऑन करता हूँ, एसक्यूएल व्यू ओपन करता हूँ। ये देखो वो कह रहा है कि सिलेक्ट कस्टमर नेम, यानी कस्टमर नेम ही सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। वो हु का कह रहा है कि हु, तो हु की पहचान कैसे होती है, किसी का नाम ही होगा ना, तो इसलिए हमने कस्टमर नेम सिलेक्ट कर लिया। आप चाहे तो नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
लेकिन हमने नेम किया ताकि पता चले कि ये वाला बंदा इस स्ट्रीट से ताल्लुक रखता है। सिलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर यानी उस टेबल से वेयर स्ट्रीट इज इक्वल टू, स्ट्रीट है दी हुई यहाँ पर, तो स्ट्रीट इज इक्वल टू ये चीज लिख दी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर, दो ही रह गए हैं, बहुत ईजी है। वो कह रहा है शो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ऑफ सेल रैप हु इज 51। अब सेल रैप कह रहा है तो सेल रैप वाला टेबल हमने दूसरी क्यूरी बना रखी है यहाँ पर, तो सेल रैप सेल रैप वाले में देखें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फर्स्ट नेम दिया हुआ है, यहाँ पर लास्ट नेम दिया हुआ है। क्यूरी किस तरह लिखेंगे, वही क्रिएट विजार्ड में जाकर, क्रिएट क्यूरी डिजाइन में जाकर लिख देनी है, लेकिन 18 में पहले लिख रखी है, तो इसका मैं आपको एसक्यूएल व्यू दिखा देता हूँ। ये देखें, वो कह रहा है सिलेक्ट फर्स्ट नेम कोमा लास्ट नेम फ्रॉम सेल रैप वेयर सेल्स नंबर इज इक्वल टू 51। सिंपल, उसने सेल्स नंबर पर कंडीशन लगाई, हमने सेल्स नंबर इज इक्वल टू 51 कर दिया। इसी तरह वो कह रहा है कि शो द नेम्स ऑफ कस्टमर हुज बैलेंस इज ग्रेटर देन क्या चीज 500, ऐसे कस्टमर जिनका बैलेंस 500 से ज्यादा है। सबसे पहले तो आते हैं कस्टमर के टेबल पर, ये रहा क्या है, ये टेबल है। अब इसमें से वो कस्टमर्स के नेम आए जिनका बैलेंस क्या है, जिनका बैलेंस ग्रेटर है 500 से। अब देखते हैं किनका नाम आता है, यहाँ पर कुछ है एक दो, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट क्यूरी ही ओपन कर लेता हूँ, क्यूरी नंबर 19, और इसका एसक्यूएल व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखो, सिलेक्ट, यहाँ पर क्या लिख दिया, कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर वेयर बैलेंस, पहले क्या लिखते थे, बैलेंस इज इक्वल टू, लेकिन अब उसने कंडीशन ही दे दिया कि ग्रेटर देन होना चाहिए, तो ग्रेटर देन की कंडीशन लगा दें कि बैलेंस ग्रेटर देन, उसके बाद आपने क्या लिख दिया 500। तो जिस तरह इसको रन किया तो उसने 500 से ऊपर जितने भी कस्टमर के बैलेंस जिनका था उनका नाम हमें शो करवा दिया। तो क्या हो गया, ये टोटल थी 4 एक्टिविटीज। हमने डेटाबेस का लेक्चर नंबर लैब 1 भी कर ली, जिसमें हमने सिंपल टेबल, फॉर्म, रिपोर्ट्स, नेविगेशन बार जिसे स्विच बोर्ड भी कहते हैं वो बनाना सीखा। आज के लेक्चर में हमने डिटेल से सीखा कि एसक्यूएल की क्यूरीज क्या होती हैं, और एसक्यूएल की क्यूरीज, चंद क्यूरीज हमने पढ़ी जिसमें से सिलेक्ट थे, फ्रॉम का यूज देखा, उसके बाद एज का देखा, और उसके बाद डिस्टिंक्ट का देखा। ठीक है, ये 3-4 हमने क्लॉजेस देखे एसक्यूएल के, और इनको यूज करना भी देखा। तो ये अपने फाइल वगैरह अगर आपके पास हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपने मुझसे व्हाट्सएप पर ले लेनी है, आपको मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए, लेकिन आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। लैब 3 बहुत मजेदार है, उसमें भी इसी तरह का आपको टेबल मिला होगा और कुछ नई क्यूरीज होंगी, कुछ नए क्लॉजेज होंगे, हम उसको यूज करना सीखेंगे। ओके, तो चलते हैं अपने चैनल के होम पेज पर। तो हमेशा की तरह अगर लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, और मेरे साथ व्हाट्सएप पर भी रब्ता रखा करें, वहां पर मैं आपको लेटेस्ट लेक्चर्स वगैरह शेयर करता रहूंगा। तो मिलता हूं मैं आपको एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए इकबाल के शहीनों, अल्लाह हाफिज।